अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं आवाम के हुकूक़ की। रियल इस्टेट से रिलेटेड जो आवाम को मसाइल पेश होते हैं और क्या उनका सॉल्यूशन होता है वो भी हम आपको बताएंगे। बताती चलूँ इसी के साथ साथ गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के इलेक्शन जारी व सारी थे, जो कि इलेक्शन अपने इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं और उनके 9 मुंतखब चेयरमैन फाउंडर पैनल द ग्रुप ऑफ रियल इस्टेट के जो है चेयरमैन हमारे साथ मौजूद होंगे। SM इरफान आलम साहब, उनसे हम बात करेंगे मसाइल पर, क्या सूरत हाल होगी वो हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। जी नाज़रीन, आपको SM इरफान आलम साहब से मिलवाने से पहले बताती चलूँ वो एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के। इसी के साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान सिंध के। इसी के साथ वो CEO हैं आलम रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के और अब माशाल्लाह से 9 मुंतखब चेयरमैन फाउंडर पैनल। इसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी आप। वालेकुम अस्सलाम जनाब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो जो 9 मुंतखब चेयरमैन आप इस वक्त हुए और आज हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कुछ वैसे तो कहते हैं कि लोग इलेक्शंस में धांधली हुई है और आप माशाल्लाह से 9 मुंतखब हुए। ज़ाहिर सी बात है वोट एक अमानत होती है, लोगों ने उसमें ख़यानत नहीं की और आपको अपना चेयरमैन मुंतखब किया, तो कैसा लग रहा है आपको? जनाब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने थ्रू आउट हमारी इलेक्शन कैंपेन पे हमारी तमाम कॉर्नर मीटिंग्स को और हमारे इवेंट्स को कवर किया, जिसकी पूरी टीम और इनके CEO एजाज साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ एक अच्छी मीडिया टीम के तौर पर काम किया। और जहाँ तक हमारे जो इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मॉनिटर हो रहे थे, पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में। और इलेक्शन के हवाले से पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट तमाम एसोसिएशन जो हैं वो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करके बैठी हुई थी। और चूँकि इस इलेक्शन में दफ्तलीरे के बाद पूरे कराची में जो सबसे गहमा गहमी वाला और सबसे ज़्यादा जोश व खरोश के साथ जो इलेक्शन होता है वो NN एरिया का इलेक्शन होता है, और जो कि हर 2 साल के बाद मुनक़्क़िद होता है। हमारा टर्नओवर 2 साल के लिए होता है और जो 2 साल के लिए जो काबीना जीत कर आती है वो 2 साल अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलेक्शन बहुत पुरअमन माहौल में और मुनज़्ज़म और महज़ब अंदाज़ में तमाम कैंपेन रन हुई। और उसके बाद हमारा 5 मार्च को इलेक्शन हुआ, जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब शकील अहमद साहब और हमारी सुप्रीम कौंसल, जिसमें हमारे नजीब साहब हैं, नासिर साहब हैं, अशरफ साहब, इनकी निगरानी और सरपरस्ती में ये हमारा इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिसमें हमारे 290 वोटर्स ने जो है वो अपना वोट डाला। इसमें हमने जो है वो मैं बतौर चेयरमैन इसके अंदर मुंतखब हुआ फाउंडर पैनल के, और हमारे फाउंडर पैनल के VC जो है वो उसमें मुंतखब हुए हैं। इसके साथ साथ जो है जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो पायनियर पैनल से मुंतखब हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पायनियर पैनल से मुंतखब हुए हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और मीडिया सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी फाउंडर पैनल से आए, और फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो पायनियर पैनल से हैं। इसके अलावा 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं वो पायनियर पैनल से मुंतखब हुए हैं और हमारा एक एग्जीक्यूटिव मेंबर जो फाउंडर पैनल से ताल्लुक़ रखता है वो मुंतखब हुआ है। इस तरह से 13 रुकनी काबीना जो है वो दोनों पैनलों पर मुश्तमिल अफराद पर मुंतखब हुई है। और इंशाअल्लाह चूँकि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो पैनल का जो एक आपका टैग होता है वो ख़त्म हो जाता है और आप अपनी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारी जो एसोसिएशन के जो 9 मुंतखब काबीना है वो सिर्फ NN एरिया की काबीना कहलाएगी और अपने तमाम जो वोटर्स हैं, को ब्रोकर्स हैं, उनके मसाइल के हल के लिए एक पेज के ऊपर सेम जेस्टर के साथ काम करेगी। अच्छा इरफान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एसोसिएशन जो बनाते हैं, एसोसिएशन को बनाने का मकसद क्या होता है? देखिए, एसोसिएशन का बनाने का सबसे मतलब है लोगों को एसोसिएट करना, यूनाइटेड करना, उनको एक प्लेटफॉर्म के अंदर, एक चेन कमांड के अंदर लेकर आना और उनकी तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना और लोगों को 1 to 1 होने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके मसाइल को एक बॉडी के तहत जो है रिज़ॉल्व करना, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ दस्त व गिरबान ना हो। अगर उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उनके कॉन्फ्लिक्ट को, उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सके न्यूट्रल बॉडी की शक्ल में, और उनके जो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल हैं, जिनका ताल्लुक़ इदारों से होता है, जिनका ताल्लुक़ अफराद से होता है, उनको उस प्लेटफॉर्म यानी एसोसिएशन की शक्ल में रिप्रेजेंट भी करे और रिज़ॉल्व भी करे। अच्छा इरफान साहब, हमेशा से सुनने में यही आता है कि इलेक्शंस कोई भी जीते तो ये तो एक स्टैंप लग जाती है कि शायद धांधली हुई होगी, तो आपको ऐसे कोई सुनने को मिला अभी तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 3रा इलेक्शन कंडक्ट हुआ है और 2017 के अंदर, 2020 के अंदर और ये
2021 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें आज तक हमारे तीनों इलेक्शंस के अंदर 2022 के इलेक्शन में भी और उससे पहले जो 2 इलेक्शन हुए हैं, तो आज तक हमारे जो इलेक्शन हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहे। ना हारने वाले ने कभी ये क्लेम किया, ना जीतने वाले ने कभी कोई ऐसी बात की है। एज़ वेल जीतने वाला तो कभी भी बात नहीं करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों इलेक्शन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, न्यूट्रल और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। अगर मैं बात करूं, एनएन एरिया के लोगों ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर ला के रख दी है एक तरह से, तो एनएन एरिया के लोगों के लिए अब आप इन फ्यूचर क्या फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करेंगे? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ज़िम्मेदारी है 300 लोगों की और उनके ऑफिस में काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं, उनकी मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी है, उनके राइट्स की प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी है और उनको एक फ़ैमिली की तरह यूनाइटेड करके लेके चलने की ज़िम्मेदारी है। तो हमने अपने मंशूर में इस दफ़ा जो है वो हमारा जो स्लोगन था, सबसे पहले कारोबार, फिर मसाइल का हल और फिर वेलफेयर। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त नॉर्थ नाज़िराबाद में काम करने वाले जितने भी रियल्टर्स हैं, ऑफिस ओनर्स हैं और उनके स्टाफ हैं, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो एक फ़्लो के अंदर कंटिन्यू करे और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करने के मौक़े मैसर हो सकें, चाहे वो नॉर्थ नाज़िराबाद के इलाके से मुंसलिक हो या पूरे कराची में किसी और इलाके से उसका ताल्लुक़ बनता हो, लेकिन कारोबार का फ़्लो जो है वो हमारे रियल्टर्स को यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो डिपार्टमेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस का मसला है, जिसमें डॉक्यूमेंट का डिले होना और रिश्वत को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाना, स्टाफ का लोगों के साथ, हमारे रियल्टर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश ना आना, तो इन तमाम चीज़ों को हमने फोकस किया है। इसके अलावा हमारा जो नॉर्थ नाज़िराबाद के अंदर नॉन रेलेवेंट गैर मुताल्लिका लोग रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, जो ऑफिस बैरियर के साथ ज़्यादती कर देते हैं, जिनका ताल्लुक़ रियल इस्टेट सेक्टर से नहीं है लेकिन वो फिर भी रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल क्रैक डाउन करना, उनके ख़िलाफ़ उनको बिल्कुल पाबंद करना कि अगर वो काम करने में दिलचस्पी रखते हैं तो ऑफ़िस को ज्वाइन करें, अदरवाइज़ वो रियल इस्टेट के ताल्लुक़ से काम बिल्कुल भी नहीं कर सकें। इसमें हम जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर मिशनरी, जो हमारी हुकूमती मिशनरी है, उसमें हमको इस तरह का कोई ऑर्डर हम पास कराना चाहते हैं ताकि ऐसे तमाम लोगों के ऊपर काम करने की सख्ती के साथ पाबंदी आयद हो सके। अगर मैं बात करूं एक रियल इस्टेट एजेंट की, तो उसे क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती? रियल इस्टेट एजेंट के लिए देखें मुश्किलात होती हैं एज़ वेल के उसको बाज़ दफ़ा क्लाइंट की तरफ से इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी जो उसका राइट होता है, जो उसकी पेमेंट होती है वो उसको नहीं दी जाती, उसको कम कर दी जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग सर्विसेज लेने के बाद एजेंट का रोल माइनस कर देते हैं और 1 to 1 हो जाते हैं, जिसमें एजेंट जिसको अपनी उस सारी मेहनत का जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा काम जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं और काम कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना भी एक मुश्किल की शक्ल में सामने आ रहा है। इसके अलावा चूँकि पिछला 1 साल जो है 2020 का और 21 का मुतासर रहा है कोविड की वजह से, तो उसमें बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, उनके अपने जो रिसोर्सेज थे वो मिनिमाइज़ हुए, उनके जो उन्होंने अपने पास सेविंग्स की हुई थी, काम ना होने की वजह से वो सेविंग्स भी उनकी ख़त्म हो गई। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि लोग वापस अपने खुशहाली के दौर की तरफ जा सकें और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके आगे फ्यूचर को पॉजिटिवली कंटिन्यू कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, जिसको हम प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर हम इन्हीं सारी कोर इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि आलम साहब, आप CEO हैं आलम रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स, तो मैं चाहूँगी आप देखने वालों को ये भी बताएं कि आलम रियल इस्टेट बिल्डर्स क्या काम कर रहा है और कब से काम कर रहा है, कितनी सर्विसेज अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं? आलम रियल इस्टेट जो है वो 2003 से जो है वो हमने अपना काम का आगाज़ किया था और ऑलमोस्ट कोई हमें तकरीबन 18-19 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और हमारा ज़्यादातर जो कोर एरिया रहा है वो नॉर्थ नाज़िराबाद रहा है। इसमें हमने जो है वो कमर्शियल के ऊपर काम किया है, रेजिडेंशियल यूनिट्स के ऊपर काम किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने काम किया है। और हमारे काम करने की सबसे ज़्यादा जो एक ख़ास बात यह है
कि हमने अपने तमाम जो रियल्टर्स हैं उनके साथ मिल के काम किया है। हमारे ऑफिस की ख़ास बात यह है कि हम पूरे नॉर्थ औरंगाबाद और दीगर इलाके से आने वाले जो भी हमारे रियल एस्टेट मेंबर्स होते हैं, हम उनके साथ मिल के बिज़नेस करते हैं। हम अपना ऑफिस का डोर उनके लिए खुला रखते हैं, अपनी डील्स उनके साथ शेयर करते हैं, उनकी डील्स पे वर्क करते हैं। और मेरा बाकी लोगों को भी ये मैसेज हमेशा से यही रहा है, इवन इलेक्शन कैंपेन में भी मैंने लोगों को इस चीज़ के ऊपर प्रमोट किया है, कन्विंस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल के काम करें। इसमें बरकत भी होती है और आपके साथ काम करने के बहुत ज़्यादा मौके भी पैदा होते हैं। और अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ के चलें, अपने रिस्क में बांट के चलें, तो अल्लाह उस रिस्क में बरकत डालता है। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये भी बताते चलें इसी के साथ साथ कि जो है रियल इस्टेट के जो हुकूक हैं उनके लिए क्या इक़दामात आप उठाएंगे? देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के हकूक़ हैं, वो हमारे जो रियल्टर्स हैं उनके राइट्स हैं। उनके राइट्स ये हैं कि हमें सबसे पहले जो है वो अपने काम की प्रोटेक्शन चाहिए। काम की प्रोटेक्शन के लिए हम पिछले 6 सालों से कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ, और हम हमारे साथ और दीगर एसोसिएशंस हैं, हमारे साथ दीगर और ज़िम्मेदारान हैं जो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे काम जिसको हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो उसके अगेंस्ट में हमें जो चार्जेस मिलते हैं, उसको हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रोटेक्शन हमें सिंध गवर्नमेंट की शक्ल में भी चाहिए और वफाकी हुकूमत की शक्ल में भी चाहिए कि जब कोई भी ऐसा जो रियल इस्टेट से रिलेटेड बिज़नेस है वो बग़ैर रियल्टर के ना हो सके। कोई भी ट्रांसफ़र जो है, चाहे वो सील डीड की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रांसफ़र की शक्ल में हो, वो एक स्टेट एजेंट के लाइसेंस नंबर के बगैर और उसकी साइंस के बगैर ना हो सके। ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। अगर ये मुतालबा हमारा मुकम्मल हो जाता है तो इस मुतालबे के मुकम्मल होने के बाद कोई भी XYZ किसी भी रियल्टर के जो सर्विस चार्जेस हैं उसको जो है वो बिना दिए नहीं रह सकेगी, क्योंकि जब तक आपको आपके सर्विस चार्जेस नहीं मिलेंगे आप अपनी ट्रांसफ़र के अमल को मुकम्मल नहीं होने देंगे। ये हमारा सबसे बुनियादी मुतालबा हमेशा से रहा है, आज भी हमारा मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट के साथ भी और वफाकी गवर्नमेंट के साथ भी कि ऐसी कानून साजी की जाए कि जायदाद की मुंतकली का जितना कारोबार है उसमें एक स्टेट एजेंट को बीइंग ए स्टेक होल्डर, बीइंग ए लाइसेंस होल्डर शामिल किया जाए और कोई भी ट्रांसफ़र उसके बगैर मुमकिन ना हो सके। अच्छा, इलेक्शन माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से, पुरजोश तरीके से, उसमें इलेक्शन में सबसे बड़ा किरदार किसका रहा? ऑब्वियसली हमारे वोटर्स का रहा। उन्होंने दोनों तरफ के जो भी कॉर्नर मीटिंग्स थी, जो उनके बड़े इवेंट्स थे, हमारे बड़े इवेंट्स थे, उसमें भरपूर तरीके से जो है शिरकत की और मैं समझता हूँ जो हाज़िरी है वो 100% रही। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने तमाम मेंबरान को कि उन्होंने सब लोगों को सुना, सारे इवेंट्स को ज्वाइन किया और सब लोगों के मंशूर, हमारे दोनों पैनलों के मंशूर को जो है वो बगौर सुना, लोगों की तकारीर को सुना, लोगों के जेस्चर को सुना और उसके बाद फिर अपने वोट का फ़ैसला किया। तो मैं अपनी पूरे एनएन एरिया के तमाम मेंबरान को अप्रिशिएट करता हूँ और उनके इस मोहब्बत को, लगाव को, एसोसिएशन के साथ जुड़े रहने के जज्बे को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ आप अपने एनएन एरिया के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एनएन एरिया के तमाम मेंबरान को जो है मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त के तकाज़े के मुताबिक हमें चलना चाहिए और दौर हाज़िर के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ अपने आप को ढालने की ज़रूरत होती है। आज एक जो इस वक्त जो मौजूदा दौर है और आने वाला दौर है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है। प्रिंट मीडिया तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो हमें अपने कारोबार को इन तमाम दौर जदीद के तकाज़ों में मुंतकिल करने की और अपने आप को उसके साथ ढालने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे नॉर्थ औरंगाबाद में काम करने वाले लोग हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के एक फ़ैमिली की शक्ल में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम एक फ़ैमिली की तरह जब जुड़ जाएंगे तो हमारा कॉज भी सेम होगा, हमारे जो खुशी गम है वो भी सेम होंगे और हमारे मकासद भी सेम होंगे। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम लोगों को ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वोटों से हमें कामयाब कराया है, तो अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है और हमारा पूरा इरादा और पूरा नियत है कि हम अपने तमाम मंशूर के ऊपर 100% अमल करें। आपका ताउन हमें दरकार होगा कि जिसके तहत हमें ये यकीन होगा कि हम कहीं किसी फोरम पे अगर खड़े हों तो हमारे पीछे एनएन एरिया के 1000 लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारी ताकत बन के, हमारी क़ुव्वत बन के हमें ये ढारस दिलाएंगे कि हम किसी भी आपसे
आपके हकूक़ गज़ब करने वाली किसी भी क़ुव्वत से, इदारे से या फ़र्द से हम आँखों में आँख डाल के बात कर सकें और आपके हक़ के लिए जंग लड़ सकें। अच्छा इरफान साहब, अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद एरिया को जो है कैटेगरी 1 से 2 में डाला गया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहें? नॉर्थ नाज़िमाबाद शुरू से कैटेगरी 1 में ट्रीट हो रहा था और उसको हम ये चाहते थे, जब हमारी 6 साल पहले हमारी एसोसिएशन जब इस्टेब्लिश हुई थी तो तब से हमारी ये कोशिश थी। हमारे बाद जो मेरा 4 साल का टर्नओवर रहा, उसके बाद 2 साल का पानियर पैनल का टर्नओवर रहा, हम सब की कोशिश थी कि कैटेगरी 1 से नॉर्थ नाज़िमाबाद को कैटेगरी 2 में डाल दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि गुलशन इकबाल और फेडरल भी एरिया को भी कैटेगरी 2 में ट्रीट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों एक फ़ोरम पे हमारी बातचीत हुई है। FBR जब हमसे इस्लाहत ले रहा था, सजेशंस ले रहा था, तो हमने उनको ये कन्विंस किया कि आपकी पहले ये मजबूरी आती थी कि DC रेट और FBR रेट अलग तरीके से कैटर किया जाता था। अब DC रेट ख़त्म कर दिया गया तो ये सारा इख्तियार FBR के पास चला गया। तो अब आपके पास ये चॉइस है कि हमें भी कैटेगरी 2 में डाल दिया जाए और सिर्फ 2 हमारे ब्लॉक पॉश एरिया में एंटरटेन होते हैं, F ब्लॉक और B ब्लॉक, उसको छोड़ के पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद कैटेगरी 1 में उठा के 2 में डाल दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सजेशन एक्सेप्ट हो गई और अब नॉर्थ नाज़िमाबाद की ये 2 एरिया जो ब्लॉक F और B जो पॉश एरिया काउंट होता है उसको कैटेगरी 1 में कंटिन्यू किया गया है और बाकी तमाम ब्लॉक को कैटेगरी 2 में डाल दिया गया, जिससे काम में एक मुस्बत असर पड़ेगा और जो सेल डीड के अखराजात हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा बताएं DNFBP की जो रजिस्ट्रेशन है इसके हवाले से भी हमें देखने वालों को बताएं। DNFBP जो है वो डेजिग्नेटेड नॉन प्रोफेशनल बिजनेस पर्सनस के हवाले से है कि इसकी एब्रिविएशन है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पिछले 4 साल से है, जिससे बाहर निकालने के लिए कोशिश जारी है। उसी में एक शर्त रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसमें रियल इस्टेट सेक्टर में काम करने वालों को एक कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के हवाले से पाबंद किया गया है, जिसमें आप अपने कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो अपने पास ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उसको अपने पास एक डाटा मेंटेन करेंगे, जिसमें तमाम रियल्टर्स को रजिस्टर्ड होने की ताकीद की गई है। और मैं समझता हूँ कि DNFBP में रजिस्ट्रेशन होने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। हमें हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, रियासत पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रियासत सबसे पहले है, मुल्क सबसे पहले। तो मेरा मैसेज ये है कि तमाम लोग उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और ये एक पॉजिटिव जेस्चर है, एक पॉजिटिव अचीवमेंट है, इसमें सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा इरफान साहब, आप अपने देखने वालों को, अपने वोटर्स को, अपने NNR के एरिया के लोगों को अगर कोई पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम तो हमेशा से अपने एरिया के मेंबरान के लिए एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से एहतराम के रिश्ते से जुड़े रहने का जो है पैगाम थ्रू आउट रहा है। और आपके इस 9 to 9 चैनल की तवज्जुह से मैं अपने तमाम एरिया के मेंबरान को इस इलेक्शन में हमें सपोर्ट करने के लिए और हमें इस मनसब पे, ज़िम्मेदारी के मनसब पे लाने के लिए जिन वोटों से हम ये इलेक्शन जीत कर आए हैं, उन तमाम वोटर सपोर्टर को फाउंडर पैनल की तरफ से मैं अपनी जानिब से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम पे फिर तीसरी बार या दूसरी बार हम पे एतमाद किया और इंशाल्लाह हम आपके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। और तमाम सीनियर जूनियर्स कोलीग्स सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छे से हमारी कवरेज भी की और एक इतना डिटेल इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे NN एरिया के नौ मुंतखब चेयरमैन SM इरफान साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की और गुफ्तगू के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं रियल्टर्स के लिए। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप बिल्कुल उन पर भरोसा करें, इनके काम को सराहें और वाकई में दिन रात जो ये तरक्की कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो कर भी दिखाएँगे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन्होंने हमसे डिस्कस की, मसाइल पर हम लोगों ने बात की, वो आप देख सकेंगे इस वीडियो के ज़रिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।